आणि त्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत बोलतायत। बोला। राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल पटेल यांना दिला पटेल यांना दिलासा मिळाला आहे। प्रकरण होतं त्यांची जी जप्त प्रॉपर्टी आहे त्यांना ती पुन्हा आता याच्यावर मी काय बोलणार, तुम्ही सगळं जाणता। माझी पण प्रॉपर्टी अटॅच केली, राहतं घर, जे कोणत्याही गँगस्टरशी संबंधित नाही, दाऊद इब्राहिमशी संबंधित नाही। पण मी भारतीय जनता पक्षाबरोबर गेलो नाही किंवा मी पक्षांतर केलं नाही, त्याच्यामुळे आमची प्रॉपर्टी जप्त केली खोट्या प्रकरणात। जर मला माझी प्रॉपर्टी सोडून घ्यायची असेल, राहतं घर म्हणतोय मी, जो पूरा व्यवहार लीगल है, तो मुझे मोदी करना पड़ेगा, बीजेपी में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए तो सभी ने पार्टी छोड़ी ना। अब ईडी की ये प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं जो कहता हूँ ना, ईडी सीबीआई ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। अब प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनना है, उससे पहले ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी प्रफुल्ल भाई को वापस दे दी। मुझे आनंद है। यही नियम, यही कानून अगर और लोगों को भी लगाते हैं, और जिसके ऊपर इसी अन्याय तरीके से जब्ती की कार्रवाई की है, दबाव की कार्रवाई की है, उनको भी यही न्याय मिलना चाहिए ना। सिर्फ प्रफुल्ल भाई पटेल क्यों? प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है दुश्मनी, लेकिन सबको एक न्याय लगाइए ना। कानून एक है ना, ईडी सबके लिए है ना। तो ये ईडी के प्रतिष्ठा, हाँ, ईडी की क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर ये सवाल उठता है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी ईडी ने जिस घर में हम रहते हैं और गांव में 10 गुंठा ज़मीन वो जब्त कर ली। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं? यही कानून, यही मुकदमा प्रफुल्ल भाई पटेल पर चला था, अजित पवार पर चला था, जो शिंदे के साथ लोग गए उनके पास भी साथ ही चला, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी आप रिलीज कर दी। और जो आपके राजकीय विरोधी है उनको आपने उनकी प्रॉपर्टी अभी भी जब्त की। ठीक है, हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं। हमारे कपड़े भी ले लो, जब्त कर लो, फिर भी हम हमारे पार्टी के साथ और महाराष्ट्र के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, देश के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। सर, चंडीगढ़ में जिस तरह से कंगना रनावत के साथ हुआ, एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा उनको, सीएसआई, कुछ लोग होठ देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है। मैं देखूंगा और बात करूंगा। किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि 100 रुपए में किसान वहाँ बैठे हैं, तो कांस्टेबल ने कहा वहाँ मेरी माँ भी गई थी, जाके बैठी थी, और आपने इस तरह से स्टेटमेंट। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है,
सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए। कि किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है। वो सांसद है। एनडीएच्या बैठकीला महाराष्ट्रातले महायुतीचे नवनिर्वाचित खासदार दिल्लीत पोहोचले आहेत. भाजपचे नेते सुद्धा पोहोचत आहेत आणि 9 तारखेची तयारी आता सुरू झाली. करू द्या ना. नाकी 9 येतील सरकार चालवताना. ते 9 तारखेला शपथ घेतात का 8 तारखेला घेतात? हां, नाकी 9 येईल सरकार चालवताना. मुळात इंडिया आहे कुठे? चंद्राबाबू आणि नितीश कुमार. नीतीश बाबू तो सबके हैं और चंद्रा बाबू भी सबके हैं ना। आज आपके हैं, कल हमारे होंगे। अब देखो, आज ही अग्निवीर को विरोध किया है केसी त्यागी जी ने, जेडीयू ने। मोदी जो जो बातें लाना चाहते थे चुनाव प्रचार में, सभी, चाहे समान नागरिक कानून हो या सबको विरोध किया है। कल ये लोग राम मंदिर को भी विरोध करेंगे। चंद्रा बाबू तो मोदी जी कह रहे थे ना प्रचार में, अगर कांग्रेस और हम लोग सत्ता में आए तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। चंद्रा बाबू तो मुसलमानों के रिजर्वेशन के हक में है, तो आप क्या करो? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पर अभी चर्चा होने बाकी है। मैं बार बार कहता हूँ, सरकार बनाने का पहला अधिकार ये लोगों का है। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। मोदी जी कहते थे मैं कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, लेकिन हम सभी ने मिलकर बहुमत मुक्त बीजेपी को बनाया है, बहुमत मुक्त भाजपा। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, बहुमत मुक्त बीजेपी ये हो गया है, करके दिखाया है। फिर भी आप सरकार बनाने जा रहे हो, ये एक लोकतंत्र की विडंबना है। म्हणतात जातं की शिंदे गटाला एक मंत्रीपद, एक राज्यमंत्रीपद याचा सन्मान होईल. बघा, माझ्या माहितीप्रमाणे शिंदे गटाला परदेशात 4 हाय कमिशनर पण देणार आहेत. स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, अमेरिका, इकडे जे हाय कमिशनर नेमणार आहेत ते शिंदे गटाचेच नेमणार आहेत. बरं, लक्झमबर्ग त्यांनी मागितलेत आम्हाला 4 हाय कमिशनर द्या म्हणून. अजून काय काय मागणार आहेत मला माहीत नाही. युनोमध्ये मेंबरशिप पण मागतील ते. चोऱ्या माऱ्या करून निवडून आलेले लोक आहेत. चोरलेला पक्ष, चोरलेलं चिन्ह, चोरलेले विजय अमोल कीर्तिकरांसारखे. हां, आता हे उरलेले 4-5 खासदार आहेत, त्यांना कुठेतरी हाय कमिशनर वगैरे असे पाठवतील. कॅनडा. फार हुशार लोक आहेत ना हे, फार हुशार लोक आहेत, उच्च शिक्षित लोक आहेत. हां, त्याच्यामुळे काही दिवसांनी येईल शिंदे गटाचे 2-3 लोक हे हाय कमिशनर म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. हां, नाही, दिल्लीत गेले आहेत. अमित शहांची ते भेट घेत आहेत. असं आहे की हा त्यांच्या पक्षांचा अंतर्गत विषय आहे. महाराष्ट्रातून कोणी जाऊन त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना भेटावं, त्याच्यावरती आम्ही कसं काय बोलणार ना. त्यांच्या पक्षाच्या घडामोडी दिल्लीत सुरू आहेत, महाराष्ट्रात घडामोडी सुरू आहे. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा दारुण पराभव झालेला आहे. आता जिथे पराभव झाला आहे त्या पक्षाच्या नेतृत्वाला दिल्लीत बोलवलं जातं, त्यांचा हायकमांड दिल्लीत आहे. आता आमच्याकडे सुद्धा महाराष्ट्रात जिथे जिथे पराभव झाला त्याची आम्ही मीमांसा करणारच. माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे नेते त्या पराभवाचे चिंतन करणार. तसं भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमधल्या दारुण पराभवाचं चिंतन करणार की महाराष्ट्रात आपण काय करायला गेलो आणि झालं काय, ह्याच्यावरती चिंतन होईलच. आणि पराभवाला जबाबदार कोण ह्याच्यावर चर्चा करतील. त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. महाविकास आघाडीमध्ये जे यश मिळाले त्यात काँग्रेसला यश मिळाले जास्त आणि त्यामुळे फक्त माप आता विधानसभेत. मी असं म्हणतो, असं कोणी म्हणत असेल तर ती मूर्खता आहे. आम्ही सगळ्यांनी महाविकास आघाडी म्हणून काम केलं.
कोणाच्या जागा जास्त येतील कमी येतील हा विचार आम्ही कधीच केला नाही. आम्हाला इंडिया आघाडीला जास्तीत जास्त जागा महाराष्ट्रातून मिळवून द्यायच्या आहेत. हां, या ध्येयानं उद्देशानं आणि जिद्दीनं शिवसैनिकांनी सर्वत्र काम केलं. तशा आमच्या सूचना आणि आदेश होते. आम्ही सगळे काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, मोठा भाऊ काँग्रेस असेल. इथे कोणी लहान आणि मोठा भाऊ नाही आहे. हा विषय एकदा भारतीय जनता पक्षानं काढला होता. नाना पटोले असं हा विषय एकदा BJPने आमच्या बाबतीत काढला होता बरं का. तेव्हा त्याला आम्ही जे उत्तर दिलं आहे, प्रत्येकाचं DNA चेक करावं लागेल बायोलॉजिकली, कोण आधी जन्माला आलं ते. वारंवार तुम्ही म्हणत होतात लोकसभेच्या वेळेस की मोठा भाऊ शिवसेना. प्रश्न तो नाही. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनाच राहील. महाराष्ट्रात शिवसेना एक महत्त्वाचा पक्ष आहे, तो राहील. आम्ही अत्यंत संघर्ष आणि संकटातून हा पक्ष परत निर्माण केला, उभा केला आणि जागा लढवल्या. काँग्रेससमोर तसं संकट नव्हतं. त्यांचं चिन्ह, त्यांचा पक्ष हा तेथेच होता. आम्ही सगळ्यांनी महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकाला एकमेकांना मदत केलेली आहे. नाना पटोलेंनी आणि काँग्रेसनी शिवसेनेच्या प्रचारासाठी रान उठवलं. शरद पवार साहेबांनी शिवसेना आणि काँग्रेससाठी प्रचार केला. उद्धव ठाकरे आम्ही सगळ्यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीसाठी प्रचार केला. म्हणून हे एकत्रित सामुदायिक यश मिळू शकलं आणि विधानसभेलासुद्धा याच पद्धतीनं आम्ही 180 ते 185 जागा जिंकू. जागा कोणाला अधिक असतील? सेनेला की बसू द्या ना आम्हाला. अजून त्यांचं सरकार बनायचं आहे, आम्हाला बसू द्या ना. महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या जागा आहेत, जो जिंकेल त्याची जागा आहे, आमचं धोरण आहे. सर, भाजपा की तरफ से लगातार सर आप देखिए ट्वीट, इनफैक्ट आज देवेंद्र फडणवीस का भी ट्वीट आया है. ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने झूठे प्रॉमिसेस देकर महाराष्ट्र को जीता है. तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी तो झूठों के सरदार है ना, और आप उनके छोटे सरदार हो भाई. एक बड़ा राजन, एक छोटा राजन. तो इस देश में झूठ की राजनीति करने की नींव किसने रखी? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रखी है. तो आप हमको क्या सर झूठ की बात बताते हो? आप बताइए क्या है? सर, जेबीसी की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी. शेयर मार्केट जिस तरीके से देखिए, अमित शाह जी का असली जो काम है, व्यवहार और व्यापार धंधा बिजनेस जो होता है ना, ऐसे हम पत्रकार है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है राजनीति में. मोदी जी चाय बेचते थे, चाय वाला है. बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे. तो अगर किसी ने बहुत बार पूछा है अमित शाह जी को कि आपका व्यवसाय क्या था, तो बोला मैं शेयर मार्केट में काम करता था और मुझे स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी थी और मैं अच्छा पैसे भी कमाता था. ये अमित शाह ने बार बार कहा है. तो गृह मंत्री होने के बाद भी अमित शाह जी शेयर मार्केट ही चलाते रहे हैं और हमेशा पैसे बनाते रहे हैं उनके दोस्तों के लिए. और कल भी जो हुआ है 30 लाख करोड़ का, जो राहुल गांधी जी ने कहा है 30 लाख करोड़ का कल घोटाला हुआ है शेयर मार्केट में. पैसा किसके लिए था, कौन कंट्रोल कर रहा था, उसका जवाब अमित शाह साहब ने देना चाहिए. वो गृह मंत्री है और वो खुद शेयर बाजार का उनका पुराना नाता है. तो ये उनकी जिम्मेदारी. चलिए, थैंक यू वेरी मच. पाटिल से पूछा गया कि अजीत पवार गुट के MLA उनके टच में हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा फोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, फोन आ रहे हैं लेकिन सही टाइम पे बताया जाएगा. शिवसेना आपके से भी कुछ टच में है वहाँ? आपको सब पता चलेगा, धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा, कौन किसके टच में है और कौन अनटचेबल है. सर, कल अभिषेक बैनर्जी आए थे, कल आप भी वहाँ मौजूद थे. सर, किस प्रकार की चर्चा? देखिए, अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन जी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो आए थे. ममता जी ने उन्हें खास भेजा था उद्धव जी से मिलने के लिए. ज़रूर बातचीत हुई है, आपके नेताओं से भी बातचीत कल हुई है और भी इंडिया ग्रुप के जो हमारे सदस्य हैं उनसे बातचीत हुई है. अब ये बातचीत चलती रहेगी और ज़रूर उसमें आपको कुछ ना कुछ फल दिखाएगा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.